हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 6 हिंदी का चौथा पाठ चांद से थोड़ी गप्पें। कल हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर कॉपी में करा रहे थे। तो कल हमने आपको अनुमान और कल्पना तक के प्रश्न उत्तर कराए थे। आज हम आपको भाषा की बात यहाँ से प्रश्न उत्तर कॉपी में कराएंगे। तो भाषा की बात में पहला प्रश्न है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। चांद क्या है? संज्ञा है, और चांदनी रात में चांदनी क्या है? विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। तो यहाँ पे विशेषण यहाँ पे देखिए आप, विशेषण दिए गए हैं और इनमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसका हमें पता करना है। और दूसरा है, इसी में इन विशेषणों के लिए एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न होगा, भाषा की बात का जो प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषणों में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए तथा उपयुक्त संज्ञा भी लिखिए। जैसे क्या है? गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, और कश्मीरी भाषा। तो इसका उत्तर लिखेंगे। अब हमें
जैसे पहला है गुलाबी पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, तो डैश करके लिखेंगे। विशेषण, एक तरफ हमें विशेषण लिखना है, एक तरफ प्रत्यय, और यहाँ पे संज्ञा। तो गुलाबी पगड़ी में विशेषण क्या होगा? गुलाबी ना, और उसमें प्रत्यय लगा है ई, प्रत्यय क्या लगा हुआ है? ई। गुलाबी ई प्रत्यय है, और इसकी संज्ञा क्या होगी? पगड़ी। संज्ञा क्या होगी? पगड़ी। गुलाबी पगड़ी, पगड़ी क्या हो गई? संज्ञा, और गुलाबी विशेषण, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है? ई। इसके बाद अगला है मखमली घास। मखमली घास, तो इसमें विशेषण क्या हो गया? मखमली, और ई प्रत्यय, और घास जो है ये संज्ञा। इसके बाद अगला है कीमती गहने। कीमती गहने, यहाँ पे आपका कीमती विशेषण, इसमें भी ई प्रत्यय, और गहने ये आपके संज्ञा। उसी प्रकार ठंडी रात, ठंडी रात, तो यहाँ पे ठंडी आपका विशेषण, ई प्रत्यय, और रात क्या है यहाँ पे? संज्ञा। उसके बाद अगला है जंगली फूल। जंगली फूल, तो यहाँ पर जंगली विशेषण, ई प्रत्यय, और फूल ये क्या है? संज्ञा। इसी प्रकार हमारा अंतिम है कश्मीरी भाषा। कश्मीरी भाषा, तो यहाँ पर कश्मीरी, ई प्रत्यय, और भाषा यहाँ पे क्या हो गई? संज्ञा। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। गुलाबी पगड़ी, इसमें गुलाबी क्या है? विशेषण है, ई प्रत्यय के द्वारा बना हुआ, और इसकी संज्ञा क्या हो गई? पगड़ी। मखमली घास, इसमें मखमली आपकी क्या है? विशेषण है, ई प्रत्यय के द्वारा बना हुआ, और घास क्या है? संज्ञा है। कीमती गहने, कीमती आपकी विशेषण और ई प्रत्यय के द्वारा बना हुआ, और गहने इसकी संज्ञा। उसी प्रकार ठंडी रात, ठंडी विशेषण, ई प्रत्यय, और रात संज्ञा। जंगली फूल यानी जंगली विशेषण है यहाँ पे, ई प्रत्यय के द्वारा बना हुआ, और फूल इसकी संज्ञा। इसके अलावा कश्मीरी भाषा, कश्मीरी यहाँ पे विशेषण है, ई प्रत्यय के द्वारा, और भाषा इसकी क्या हो गई? संज्ञा। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे
पूरा होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गोलमटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में यह अंतर है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना हुआ है। तो ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हम नोट करेंगे। गोल मटोल गोरा चिट्टा। गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है, कि चिट्टा का अर्थ क्या है, सफ़ेद है। चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, है। यह शब्द मोटा से बना है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये प्रश्न आपने यहाँ पे नोट करना है और इसके बाद इसका
उत्तर लिखेंगे जैसे पहला है खाना वाना। जैसे खाने का तो अर्थ है, वाना का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है खाना वाना तो अच्छा ही बना था। खाना वाना तो अच्छा ही बना था। इसके बाद अगला है दूसरा है चाय वाय। यहाँ पर चाय वाय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर चाय वाय की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद तीसरा है पानी वानी। पानी वानी। उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। चौथा है मोल तोल। मोल तोल। दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना चाहिए। सौदा लेना चाहिए। दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको 4 शब्द युग्म यहाँ पर लिखाए और उनका वाक्यों में प्रयोग किया। अगला प्रश्न है बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, यानी गोलाकार का और गायब होना। तो ऐसे 3 और शब्द सोचकर ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। अब हम इस प्रश्न को यहाँ पे नोट करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है ऐसे 3 शब्द सोचकर
उनके वाक्य बनाओ, उनके वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों, जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनके वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। एक शब्द के यानी 2 अर्थ निकलते हों। ऐसे हमें क्या करने हैं, 3 शब्द लिखने हैं और उनके वाक्यों में प्रयोग करने हैं। तो उत्तर है इसका जैसे पहला है पत्र। अब पत्र के भी यहाँ पे 2 अर्थ निकलेंगे। पहला हो गया पत्ता। पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, तो पत्ता यहाँ पे लिखेंगे हम पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। तो इस पत्र का पहला अर्थ क्या हो गया, पत्ता हो गया। अब हम इसी का दूसरा अर्थ लिखेंगे और दूसरा अर्थ क्या हो गया, चिट्ठी। चिट्ठी। आज मेरे भाई का पत्र आया। तो यहाँ पे पत्ते की जगह पत्र लिखेंगे क्योंकि हमारा शब्द क्या है, पत्र है। पेड़ों से पत्र गिरते हैं। तो उसी तरह से दूसरा चिट्ठी, आज मेरे भाई का पत्र आया। अब उसी तरह से हमारा दूसरा शब्द होगा अंबर। दूसरा शब्द है अंबर। अंबर का पहला अर्थ है वस्त्र। अंबर का पहला अर्थ क्या है, वस्त्र। भगवान विष्णु पीतांबर पीत अंबर धारण करते हैं, यानी पीले वस्त्र धारण करते हैं। धारण करते हैं। अब इसी का दूसरा शब्द है आकाश। अंबर को आकाश भी कहा जाता है। आकाश का वाक्य प्रयोग है चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। अंबर की शोभा निराली होती है। अंबर की शोभा निराली होती है। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। इसके बाद हमारा तीसरा शब्द है कनक।
कनक के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है इसका सोना, गोल्ड, जो एक धातु है। इसका वाक्य प्रयोग है, यह हार कनक से बना है, यानी यह हार सोने से बना है। इसी का दूसरा अर्थ होता है, कनक का दूसरा अर्थ है धतूरा। धतूरा आपने देखा होगा ना, एक फूल के रूप में ये होता है धतूरा। इसका वाक्य प्रयोग होगा, कनक खाने से, इसमें नशा भी होता है, कनक खाने से आदमी पागल होता है। पागल होता है। कनक खाने से आदमी क्या होता है? पागल होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, तीन ऐसे शब्द लिखे जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। तो पहला हमने लिखा यहाँ पे पत्र, उसके भी दो अर्थ होते हैं। पत्र का अर्थ पत्ता, इसका हमने वाक्य प्रयोग किया, पेड़ों से पत्र गिरते हैं। दूसरा है पत्र का अर्थ चिट्ठी, आज मेरे भाई का पत्र आया, ये हमने इसका वाक्य प्रयोग किया। उसके बाद है अंबर। अंबर के भी यहाँ पे दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है वस्त्र यानी कपड़े, भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करते हैं। भगवान विष्णु क्या करते हैं? पीले कपड़े धारण करते हैं। उसके बाद आकाश, अंबर का दूसरा अर्थ होता है आकाश। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। उसके बाद तीसरा शब्द हमने लिखाया था आपको कनक। कनक का पहला अर्थ है सोना। यह हार कनक से बना है। यह हार किससे बना है? सोने से बना है। और इसका दूसरा अर्थ होता है धतूरा। धतूरा का वाक्य प्रयोग क्या है? कनक खाने से आदमी क्या हो जाता है? पागल होता है। तो इस तरह से हमने तीन शब्द लिखे और उनके अलग अलग अर्थ यहाँ पे आपको बताए और उनका वाक्यों में प्रयोग किया। अब इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। हमारा अगला प्रश्न होगा ताकि, चूंकि, जबकि, हालांकि। हालांकि शब्दों का प्रयोग करते हुए, शब्दों का प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। दो दो वाक्य बनाओ। दो दो वाक्य बनाओ। ताकि, चूंकि, जबकि और हालांकि शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। हमारा उत्तर होगा, सबसे पहले हम ताकि का इस्तेमाल करेंगे। ताकि, इसका पहला वाक्य प्रयोग होगा आयुष मेहनत कर रहा है। आयुष मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहा है।
ताकि वह परीक्षा में प्रथम आ सके। प्रथम आ सके। तो ये हमारा पहला वाक्य प्रयोग। आयुष मेहनत कर रहा है ताकि वह परीक्षा में प्रथम आ सके। इसी का हमारा दूसरा वाक्य प्रयोग होगा, तुम दवाई खा लो। और यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी कर रहा है। एक तो आयुष मेहनत कर रहा है, बीच में ताकि आ गया, वह परीक्षा में प्रथम आ सके। दो वाक्यों को क्या कर रहा है, बीच में जोड़ रहा है। तो इसी तरह से तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। ताकि सुबह स्कूल जा सको। स्कूल जा सको। तो यहाँ पर भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ना, ताकि। तो उसी तरह से अब हम दूसरा लिखेंगे, जबकि। जबकि का पहला वाक्य प्रयोग है, मदन ने राजेश की मदद की। राजेश की मदद की। जबकि दोनों में, जबकि उन दोनों में शत्रुता थी। उन दोनों में शत्रुता थी। यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा जबकि ने ना। मदन ने राजेश की मदद की, ये पहला वाक्य हो गया। और उन दोनों में क्या थी, शत्रुता थी। और जबकि के माध्यम से हमने दो शब्दों को, दो वाक्यों को एक साथ यहाँ पे जोड़ा। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य प्रयोग है, राजेश भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। जबकि काफी धूप हो रही थी। राजेश भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। उसके बाद तीसरा है हमारा, चूंकि। चूंकि से अब हमें दो वाक्य प्रयोग करने हैं। पहला है, चूंकि मैं बीमार हूं। चूंकि मैं बीमार हूं इसलिए मैं काम पर नहीं आ सकता। काम पर नहीं आ सकता। चूंकि मैं बीमार हूं इसलिए मैं काम पर नहीं आ सकता। दूसरा है, चूंकि उसे विद्यालय जाना था
विद्यालय जाना था, इसलिए वह जल्दी घर चले गया। जल्दी घर चला गया। चूंकि उसे विद्यालय जाना था, इसलिए वह जल्दी घर चला गया। तो चूंकि से भी हमने दो वाक्य। और उसके बाद हमारा अगला शब्द है हालांकि। हालांकि। अब हालांकि से भी हमने दो वाक्य प्रयोग करने हैं। पहला है हालांकि इस साल हालांकि इस साल वर्षा कम हुई। वर्षा कम हुई, परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। फिर भी अच्छी हुई। इसके बाद दूसरा है, पहला हमने लिखाया हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। दूसरा है हालांकि तुम ठीक कहते हो। हालांकि तुम ठीक कहते हो। ठीक कहते हो, परंतु लोग नहीं मानते। परंतु लोग नहीं मानते। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। तो इस तरह से हमने ताकि, जबकि, चूंकि और हालांकि से दो दो वाक्य प्रयोग किए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गप, गपशप, गप्पबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। हमारा अगला प्रश्न है गप, गपशप, गप्पबाजी। गप्पबाजी क्या इन शब्दों में अंतर है? इन शब्दों में अंतर है? लिखो। तो इसका उत्तर है गप। गप का अर्थ है बिना काम की बात।
कहते ना वो बहुत गप्पे मारता है, तो बिना काम की बात, बिना काम की बात उसे क्या कहते हैं? गप। दूसरा है गपसप। गपसप का अर्थ क्या होता है? इधर उधर की बात, इधर उधर की, इधर उधर की बात। और तीसरा है गप्पबाजी। गप्पबाजी कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें। इसमें क्या होता है? गप्पबाजी में कुछ झूठी बातें होती हैं और कुछ सच बातें। कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए इसको, गप, गपशप, गप्पबाजी, क्या इन शब्दों में अंतर है? लिखो। गप का अर्थ क्या है? बिना काम की बात, और गपशप इधर उधर की बात, और गप्पबाजी कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। चंद्रमा भी क्या करता है? पृथ्वी के साथ सूर्य का क्या करता है? परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। यही जो ये परिभ्रमण करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं, इससे क्या होता है? वर्ष और मास महीनों की गणना होती है। तो सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जिन्हें क्या किया जाता है? चंद्रमा की जो वार्षिक गति है उसके आधार पर क्या किया जाता है? 12 महीनों में विभाजित कर दिया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, और जो 30 दिन के जो एक महीना होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, जिन्हें 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। चंद्रमा बढ़ते बढ़ते कहाँ? पूर्णिमा तक पहुंच जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है, और चंद्रमा फिर क्या होता है? अगले 15 दिनों में घटते घटते वो कहाँ तक जाता है? अमावस्या तक जाता है, तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6-6 माह के 2 अयन होते हैं। तो एक वर्ष में 12 महीनों में क्या होते हैं? 6 माह के 6-6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण कहते हैं। मौसम का तापमान जिन 6 महीनों में बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है और अगले 6 महीनों में जब मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। तो संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं। हमारे हिंदू जो कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों के नाम किस प्रकार हैं? ये देखिए यहाँ पे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये हमारे हिंदू संवत के अनुसार, संवत के अनुसार जो 12 महीनों के नाम हैं उनमें क्या क्या हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। जैसे आप वहाँ पे क्या बोलते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। उसी तरह से संवत के अनुसार 12 महीनों के नाम इस प्रकार से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की
अवधि के अनुसार 365 दिन की होती है। जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसकी वार्षिक गणना किसके आधार पर होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार कितने? 365 दिनों का हम एक वर्ष मानते हैं। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। और इन महीनों की गणना क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर क्या है? आधारित नहीं होती है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। और 365 जो दिन हैं इनको 12 महीनों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। और इस कैलेंडर में क्या होता है? जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है इसमें सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। आपको पता है कुछ 31 दिन के होते हैं, कुछ 30 दिन के होते हैं और कुछ उसमें 28 दिन का भी होता है। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30 दिन वाले महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल, जून, नवंबर और सितंबर, ये 30 दिन वाले महीने हैं। फरवरी है 28 दिन की, और फरवरी कितने दिन की है? 28 दिन की है। बाकी सब 31 दिन के, और बाकी जो महीने बचते हैं वो सारे महीने कितने? 31 दिन के होते हैं। इस प्रकार नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे 2 कैलेंडर बनाए गए हैं। एक आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं संवत 2063 और एक सन 2006 का। ये यहाँ पे मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है ना, ये देखिए। और दूसरा यहाँ पे जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर होता है वो इस तरह से दिया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसको आपको प्रश्न के माध्यम से लिखा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं। कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पे आपको 2 कैलेंडर बनाने हैं। आपको क्या करने हैं? 2 कैलेंडर आप ऐसे बनाएंगे अपनी कॉपी में, जैसे आपको किताब में दिए हैं। आपको ये 2 कैलेंडर ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। एक में आप संवत 2063 लिखेंगे और एक में सन 2006। इस तरह से 2 कैलेंडर आप बनाइए। अब इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन, चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे 2 कैलेंडर आपको दिए हैं, एक संवत 2063 और दूसरा सन 2006। तो इसका पहला प्रश्न पूछा है कि किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार
महीने के दिन दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों कैलेंडर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सीधे ही पता चल रहा है कि किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। संवत 2063 वाला कैलेंडर, ये साफ दिख रहा है आपको। और ये अंग्रेजी कैलेंडर है, इसमें सिर्फ वारों के नाम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? संवत 2063 वाला कैलेंडर। तो इसका उत्तर होगा इनमें से संवत 2063 वाला कैलेंडर ही चंद्रमा के अनुसार है। 2063 वाला कैलेंडर ही चंद्रमा के अनुसार है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। ये जो दोनों कैलेंडर दिए हैं इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है इन दोनों कैलेंडरों का प्रयोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से होता है। इन दोनों कैलेंडरों का प्रयोग अपने अपनी जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे संवत कैलेंडर का प्रयोग त्योहारों पूजा पाठ शादी विवाह के लिए किया जाता है। शादी विवाह के लिए किया जाता है। तथा अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग तारीख देखने के लिए
देखने के लिए किया जाता है। देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दिए गए कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। तो इन दोनों कैलेंडरों का प्रयोग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से होता है। जैसे संवत कैलेंडर का प्रयोग त्योहारों, पूजा पाठ, शादी विवाह के लिए किया जाता है तथा अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग तारीख देखने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से यह प्रश्न यहाँ पे पूरा हुआ। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है कृष्ण पक्ष की रातें अंधेरी होती हैं, अंधेरी होती हैं तथा शुक्ल पक्ष की रातें शुक्ल पक्ष की रातें चंद्रमा की रोशनी से रोशन होती हैं, रोशन होती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को फिर से देखिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो कृष्ण पक्ष की रातें अंधेरी होती हैं तथा शुक्ल पक्ष की रातें चंद्रमा की रोशनी से रोशन होती हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न अपने कॉपी में लिखने हैं। ये ध्यान से देखिएगा आप, जो आज के प्रश्न हमने आपको कराए। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्न और उत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। उसके बाद हम अगले पाठ में बढ़ेंगे। पाठ 5 अक्षरों का महत्व, इसको हम आपको पढ़ाएंगे और इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे।